My name is Mohammed Zinulabdin, and I'm a final year mechanical engineering student. I love to convert my theoretical knowledge into practical work. If we talk about the softwares I know, in terms of designing, SolidWorks, AutoCAD, and CATIA. For the analysis, I have used ANSYS, MATLAB. Alongside, I'm working as a product designer, as a freelancer on Fiverr. ठीक है, ये हमारा चैसी है आम गाड़ी का और फुली वही ट्यूब्स लगी हुई हैं इसके अंदर जो हमने एक्चुअल गाड़ी में लगाई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम विशबोन और बाकी सस्पेंशन सिस्टम नहीं लगा हुआ। तो वो इसलिए नहीं लगा हुआ यहाँ पर क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम या फिर जो विशबोन्स हैं वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं व्हेन वी आर डूइंग द टॉर्जनल स्टिफनेस टेस्ट ऑफ दी चैसी। क्योंकि हमने देखा होगा कि जो हमारे पास विच बोन्स होती हैं दे आर यूजुअली कनेक्टेड ऑन द हार्ड पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वैसे भी उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते उनकी टर्निंग को, तो इसलिए उनका कोई फ़ायदा नहीं है हम विच बोन्स यूज़ करने का। तो हाउ वी कैरी आउट द टेस्ट ऑन द चैसी स्लोली हम पता करेंगे ऑन दी आंसर्स पे करेंगे हम लोग इसका एनालिसिस। और बस मैं फ्रेम दिखाना चाह रहा था कैट, इसलिए मैंने खोला था ताकि एक दफ़ा से फ्रेम देख लेंगे अच्छा फ्रेम किस तरीके का है। फ्रेम के अंदर जो इशू आता है जब भी हम कैट या जब भी हम एनालिसिस करते हैं किसी चीज़ का, सो द कैट डिज़ाइन शुड बी नियर रियलिस्टिक। नियर रियलिस्टिक का मतलब ये है कि उसके अंदर हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, नो इंटरसेक्शन, नो ओवरलैपिंग, नथिंग। जैसे रियलिटी में दो ट्यूब्स एक दूसरे के आर पार नहीं हो सकती, वैसे ही यहाँ पर भी कोई ट्यूब किसी के आर पार नहीं होनी चाहिए। एज यू कैन सी क्लोजली, तो ये वाली ट्यूब भी अगर मैंने यहाँ लगाई है तो इट्स कट, ठीक है, कटी हुई है। यहाँ पे ये वाली ट्यूब भी हमारे पास कट के लगी हुई है, ये भी ट्यूब कटी हुई है, ये वाली ट्यूब के अंदर भी थोड़ा सा हॉलो कट सेक्शन है। तो ऐसा करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रियलिटी के अंदर भी जब आप करेंगे तो आपको इसी तरीके से कट करनी होती है सारी ट्यूब्स जब मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ जब एनालिसिस करेंगे तो कोई चीज़ ओवरलैप कर रही होगी तो इट विल बी अ ग्रेट इशू, ठीक है, तो वो सही से एनालिसिस नहीं होगा। दूसरा इशू जो हमारे पास आता है डिज़ाइनिंग के अंदर वो होता है इफ़ यू आर यूजिंग दी सरफेस डिज़ाइनिंग टूल्स, ठीक है। सरफेस डिज़ाइनिंग टूल्स हम यूज़ करते हैं यूजुअली चैसी वगैरह बनाने के लिए। तो उसके अंदर हम पहले सरफेस जनरेट करते हैं और उसके बाद भी प्रोवाइडेड अ वॉल्यूम। तो सरफेस जो होता है हमारे पास ज़ीरो वॉल्यूम मतलब मटेरियल है, या फिर कोई भी एक चीज़ है ज़ीरो मटेरियल, ज़ीरो थिकनेस, ज़ीरो वॉल्यूम। तो उसकी वजह से क्या होता है अगर थोड़ा सा भी सरफेस रह जाए आपके कैड मॉडल के अंदर जिसको आप हाइड करना भूल गए हों या फिर जिसको डिलीट करना भूल गए हों, तो उसकी वजह से फिर एनालिसिस में ग्रेट इशू आता है क्योंकि एनालिसिस वो रीड नहीं कर पाता। एनालिसिस बोलता है भाई इसमें तो डेंसिटी नहीं है, इसमें वॉल्यूम नहीं है, सो कैसे मटीरियल हो सकता है ये कुछ। तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल। तो तभी देर लग गई थी मुझे, बहुत दफ़ा मैंने फ्रेम को मॉडिफाई किया, मुझे बहुत देर में समझ में आया कि अच्छा ये इशू हो रहा है। तो अगर आप भी मॉडल डिज़ाइन करें और वो रीड नहीं कर पा रहा है मॉडल को तो दैट विल बी द इशू। लेकिन कभी कभी थोड़ी सी सरफेसेस रह जाती हैं, नो मैटर हाउ मच यू टेक केयर ऑफ थिंग्स, कभी कभी चीज़ें रह जाती हैं। तो उनको किस तरीके से सही करना है आई टेल इन दी वर्क बेंच। तो हम एनालिसिस एनालिसिस के अंदर करेंगे। ओपन दिस वर्क बेंच, तो सबसे पहले जो मेन स्क्रीन होगी वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टैब्स हैं साइड के अंदर जिससे यू कैन चूज द एनालिसिस सिस्टम। सो वी आर गोइंग टू चूज द स्टैटिक स्ट्रक्चरल सिस्टम, ठीक है। तो स्टैटिक स्ट्रक्चरल सिस्टम को हम ड्रैग करके we'll place it on the create a standalone system और यहाँ पर हम इसका नाम दे देंगे टॉर्जनल टेस्ट। अभी ज़रूरी नहीं आप टॉर्जनल टेस्ट के लिए कुछ भी दे सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारे पास टैब है ये तो हेडिंग दे रहा है। दूसरा हमारा है इंजीनियरिंग डाटा। ना इंजीनियरिंग डाटा होता है जो हमारे पास मटेरियल को डिफाइन करता है। यहाँ भी ऑलरेडी टिक इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मटेरियल डिफ़ॉल्ट पे सेट हुआ हुआ है। वंस आई डबल क्लिक ऑन इट तो हमें नज़र आएगा कि डिफ़ॉल्ट जो मटेरियल है हमारे पास वो स्ट्रक्चरल स्टील है, जबकि हमें स्ट्रक्चरल स्टील नहीं चाहिए, हमें चाहिए AISI 1020। तो जब स्ट्रक्चरल स्टील सेट है तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिस्ट डाउन है जो कि एनालिसिस के दौरान सिस्टम खुद से चूज़ कर लेगा जिसको चाहिए होगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्ट्रक्चरल स्टील, तो हमें अपना खुद से एक मटेरियल डालना है। अब मटेरियल डालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हमारे पास या तो हम जो एनसिस की अपनी लाइब्रेरी है वहाँ से हम मटेरियल ढूंढें। तो सबसे पहला अगर लाइब्रेरी में जाना हो तो इंजीनियरिंग डाटा सोर्सेज पर मैं जाऊँगा एंड यहाँ पर जो हमारा सबसे ऊपर टैब है यहाँ पर देयर इज़ अ बंच ऑफ कैटेगरीज, ठीक है, जिससे आप मटेरियल को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल योर मटेरियल फ्रॉम द जर्नल मटेरियल्स या फिर कॉम्पोजिट मटेरियल्स। अगर हम कॉम्पोजिट पे जाएं
तो कॉम्पोजिट पे जाने के बाद मुझे यहाँ पर दूसरे टैब के अंदर लिस्ट ऑफ मटेरियल मिलेगा जो कि कॉम्पोजिट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कॉम्पोजिट्स आ गए। अगर मुझे फॉर एग्जांपल जाना है जनरल मटेरियल्स के अंदर, तो मैं उस पर डबल क्लिक करूँगा और जनरल मटेरियल्स के अंदर मुझे चीज़ें मिल रही हैं वो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें से अगर फॉर एग्जांपल मुझे चूज़ करना है स्टेनलेस स्टील, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस ऐड बटन हियर और यहाँ पर एक बुक बनी हुई आ जाएगी, इसका मतलब मटेरियल ऐड अप हो गया। वंस इट्स ऐड अप तो मैं वापस से इसी इंजीनियरिंग डाटा सोर्स पर क्लिक करूँगा ताकि ये हट जाए और वी आर बैक ऑन द मेन मेन्यू जो कि हमारे पास इंजीनियरिंग डाटा की है। तो यहाँ पर यू कैन नाउ सी कि यहाँ पर दो मटेरियल्स हैं, एक हमारे पास स्टेनलेस स्टील है जिसकी प्रॉपर्टीज़ ये रही, दूसरा स्ट्रक्चरल स्टील है जिसकी प्रॉपर्टीज़ ये रही। अब हमारे पास जो फ्रेम है उसके अंदर एक ही मटेरियल, सारी एक ही मटेरियल की ट्यूब्स हमारे पास डिज़ाइनिंग वो हुई है मैन्युफैक्चरिंग। सो दैट इज़ फॉर एग्जांपल अगर वो स्टेनलेस स्टील होती तो हमें स्ट्रक्चरल स्टील का वो फ़ायदा नहीं है हमें यहाँ पर। सो वी आर गोइंग टू दिस डिलीट ऑप्शन, सप्रेस ऑप्शन, तो यहाँ पर मैं टिक कर दूँगा तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब जब एनालिसिस कर रहे होंगे सो वी विल जस्ट हैव दिस। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मटेरियल है जो कि यहाँ इस लिस्ट के अंदर मौजूद ही नहीं है, इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद ही नहीं है। सो फॉर दैट यू कैन डिज़ाइन दैट मटेरियल, यू कैन यूज़र डिफाइन दैट मटेरियल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपने मटेरियल का नाम AISI 1020 एंड आई क्लिक एंटर। वंस आई क्लिक एंटर तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ टैब है वो पूरा एम्प्टी है। प्रॉपर्टीज़ टैब एम्प्टी इसलिए क्योंकि भाई आपने खुद डिफाइन किया तो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को खुद से बताएंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी मटेरियल की वो उसकी डेंसिटी होती है। सो वी आर गोइंग टू डबल क्लिक ऑन द डेंसिटी। उसके बाद हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्पेशली ऑफ मटेरियल्स। तो अगर मैं इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो तीन तरह के हमारे पास इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं, दोज आर आइसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक। जिनको नहीं पता ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं तो लेट मी जस्ट क्लियर इट टू यू इन वेरी बेसिक टर्म्स, लेकिन आप और डिटेल में सर्चअप कर सकते हैं ऑन द नेट। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास जो कि हर डायरेक्शन में सेम होती हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटल्स। दूसरी ऑर्थोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सर्टेन सिर्फ प्लेन्स में सेम होती हैं और डायरेक्शंस में सेम नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं वुड की बात करूँ तो वुड को उसके अंदर ग्रेन्स होते हैं तो वो सिर्फ एक डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं होंगी वैसी प्रॉपर्टीज़, लेकिन एक सिंगल प्लेन के अंदर द प्रॉपर्टीज़ आर सेम, ठीक है। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हमारे पास वो ना डायरेक्शन में सेम होती हैं ना अलॉन्ग द प्लेन सेम होती हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू स्पेसिफाई एवरीथिंग। स्पेसिफाई एवरीथिंग से मतलब है मेरा फॉर एग्जांपल अगर मैं आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो जो हमारे पास स्टील होगा फॉर एग्जांपल या मेटल है तो उसके अंदर अगर एक्स एक्सिस के अंदर शेयर की वैल्यू 10 है फॉर एग्जांपल तो वाई एक्सिस में भी 10 होगी, जेड एक्सिस में भी 10 होगी। लेकिन एन आइसोट्रॉपिक के अंदर कोई भी सेम नहीं होगी तो हमें एक्स एक्सिस की भी डिफाइन करनी पड़ेगी, वाई की भी और जेड की भी। तो दैट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस when while creating the user defined functions, user defined materials। तो अभी हम आइसोट्रॉपिक एलास्टिसिटी पे जाएंगे कि हमारा मेटल है और हमने इसको डबल क्लिक कर दिया। दूसरी दो मेन चीज़ें हैं जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी वगैरह के लिए यूज़ होती हैं वो हमारी होगी यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जादू से तो आएंगी नहीं तो इनके लिए हमें नेट को यूज़ करना पड़ता है। So these are the properties that we had to define and then we are going to close this engineering data। That's how we define the materials। मैंने दो तरीके समझा दिए, एक तो एनसिस लाइब्रेरी से कैसे सेलेक्ट करते हैं और दूसरा कि हम खुद से यूज़र डिफाइन कैसे लगा सकते हैं। दूसरे हम जाएंगे ज्योमेट्री के अंदर। तो वंस वी हैव सेव्ड इट इन दी HTTP एक्सटेंशन या IGS एक्सटेंशन तो हम यहाँ जाएंगे इम्पोर्ट एक्सटर्नल ज्योमेट्री। तो वंस इट्स प्रेजेंट हियर तो हम यहाँ जनरेट और अब आ जाए हमारे पास टॉर्जनल स्टिफनेस क्या होती है। तो टॉर्जनल स्टिफनेस का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो वो होता है टॉर्क डिवाइडेड बाय द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल हमारे पास यही चीज़ है जो इसका फ्रंट सेक्शन है जो हमारे चेसी का फ्रंट एरिया ही है, फ्रंट फ्रेम है। तो ये फ्रंट फ्रेम्स को हम ट्विस्ट करवाएंगे, इसके ऊपर हम टॉर्क प्रोवाइड करेंगे और पीछे से फिक्स कर देंगे। तो क्या होगा ये पूरी बॉडी पीछे से फिक्स होगी और आगे से घूम रही होगी तो हमारे पूरे फ्रेम की टॉर्जनल स्टिफनेस पता चल जाएगी हमें। तो हमारे पास ये फ्रंट फ्रेम है तो मैं 20 किलो न्यूटन की कपल टर्निंग फोर्स लगाऊंगा। जब दोनों तरफ में मैं कपल टर्निंग फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी इज गोइंग टू ट्विस्ट। और फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर मौजूद था तो इट्स गोइंग टू बी डिस्प्लेस्ड हियर, मतलब उसकी मूवमेंट थोड़ी सी होगी और उस मूवमेंट की वजह से एक एंगल कवर करेगा जिसका एंगल को हम क्यू यहाँ पर नाम दे दिया। तो टॉर्जनल स्टिफनेस होती है हमारे पास टॉर्क
अप्लाइड डिवाइडेड बाय दिस एंगल कवर। कैसे हम उस पर कर लें, सेमी स्केल पे कर लें तो डेफिनेटली सेमी स्केल पे भी हो सकता है। लेकिन इशू थोड़ा सा ये होता है कि जब आप सरफेस डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके अंदर कभी ना कभी थोड़े से सरफेसेस रह जाते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं ये ट्यूब। अब ये ट्यूब हमारे पास जो कैटिया डिज़ाइन है इसमें कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन अब वो थोड़ा सा सरफेस आई डोंट नो किस तरीके से रह जाता है कि थोड़ा सा एरर आता है, तो सेमी स्केल उसको रीड नहीं कर पाते क्योंकि सेमी स्केल के अंदर हम ज्योमेट्री को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन एनसिस के अंदर अच्छी बात है कि हम ज्योमेट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर जितनी भी सरफेसेस होंगे मैं उनको सेलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल दबा के, ठीक है। वंस आई सेलेक्टेड दिस तो मैं क्रिएट करूँगा डिलीट और डिलीट बॉडी पार्ट एंड देन आई क्लिक ऑन ओके एंड जनरेट। तो इससे क्या होगा कि जितने भी सरफेसेस थे मैंने उनको डिलीट कर दिया है और इस तरीके से मैंने अपने फ्रेम को उनमें से सरफेस फ्री कर दिया है। अभी जितने भी सॉलिड पार्ट्स हैं इनको मैं शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लूँगा सबको एक साथ, क्रिएट बूलियन करूँगा। बूलियन ऑपरेशन हमारे पास सॉलिड्स को यूनाइट करने के लिए या फिर सब्सट्रैक्ट करने के लिए या ट्रेम इंटरसेक्शन इनके लिए यूज़ होता है। तो फॉर राइट नाउ वी आर यूजिंग गोइंग टू यूनाइट ऑल दी सॉलिड्स, मतलब ये जो हर ट्यूब है उसको हम जोड़ के इस फ्रेम को एक सिंगल यूनिट बना देंगे इन अ सेंस के ताकि कंप्यूटर को पता रहे कि भाई सारी ट्यूब्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं। बिकॉज अभी हमें सिर्फ टॉर्जनल स्टिफनेस चेक करनी है, हमें इसकी वेल्डिंग स्ट्रेंथ चेक नहीं करनी है। तो हम अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन जनरेट। सो वंस दिस whole frame is combined into one, so we will proceed on to the analysis of this. Analysis बहुत easy है, now it's completely loaded। सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर अनआइडेंटिफाइड है। तो हम सॉलिड्स पे जब जाएंगे तो ये असाइनमेंट कह रहे हैं, मटेरियल असाइन नहीं किया हुआ, तो वी आर गोइंग टू चूज द मटेरियल दैट वी असाइंड इन द इंजीनियरिंग डाटा। अब यहाँ देखा गया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास एक्सिस को कहते हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैशिंग हमारे पास होता है कि हम इस पूरी ज्योमेट्री को स्मॉल बॉक्सेस में तोड़ दें, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक रैंडम जनरेट करके देखते हैं मैश। ये होती है कंप्यूटर डिफ़ॉल्ट मैश, और कंप्यूटर ये अपने लिहाज से बना देता है कि भाई तकरीबन इतनी मैश होनी चाहिए आपकी। अब अगर आपको उसको और फाइन करना है या और कोर्स करना है तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अब यहाँ पर देखने से हमें पता चल सकता है कि मैश काफ़ी बड़ी है, बड़े बड़े बॉक्सेस बने हुए हैं, ठीक है, बड़े बड़े रेक्टेंगल ट्राइंगल्स हैं। सो जितनी ज़्यादा फाइन मैश होती है उतना ज़्यादा अच्छा एनालिसिस होता है, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम लेता है। और जितनी ज़्यादा कोर्स मैश होती है, कोर्स मैश मतलब इतनी बड़ी मैश, तो उतना जल्दी एनालिसिस होता है लेकिन एक्यूरेसी उतनी कम होती है। सो समटाइम्स वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ थिंग्स कि भाई अगर हम टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, अगर हम एक्यूरेसी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो हम टाइम जल्दी हो जाए। तो देन आई हैव टू गो इन द साइजिंग ऑप्शन। साइजिंग ऑप्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बॉडी का मैश साइज़ चेंज करना हो। तो अब मैं इसको अप्लाई करूँगा और मैं इसके अंदर एलिमेंट साइज़ कर दूँगा 0.01 मीटर्स, दैट्स 10 मिलीमीटर। तो अब मैं 10 मिलीमीटर की साइजिंग कर दूँगा। अच्छा, यहाँ बिहेवियर इसका सॉफ्ट इसलिए है, सॉफ्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये बहुत ज़्यादा पतला कोन है और यहाँ पर 10 मिलीमीटर से छोटी मैश की रिक्वायरमेंट है, समझो फॉर एग्जांपल जगह ऐसी है कि यहाँ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा छोटी जगह है, तो वहाँ पर 10 मिलीमीटर का मैश तो हम ज़बरदस्ती नहीं घुसा सकते। तो वहाँ पर हमें सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करना होता है, सॉफ्ट बिहेवियर यूज़ करना होता है, जिसकी वजह से मैश अपना शेप को उससे डिफॉर्म कर देती है। लेकिन इफ़ यू सेलेक्टेड ऑन दी हार्ड बिहेवियर, तो वो क्या करता है फिर कि अब मैश का साइज़ सेम ही रखता है हर जगह, चाहे वो छोटे कोने की ना हो, तो उसकी वजह से कभी कभी इशू आ जाता है। सो अब हम वापस से जनरेट मैच करेंगे। नाउ यू कैन सी कि ये मैश बहुत छोटी छोटी है, ठीक है, तो इट्स गुड फॉर आवर एनालिसिस। वंस वी हैव डन दी मैश साइजिंग, अब हम जाएंगे स्टैटिक स्ट्रक्चरल। यहाँ पर एक्चुअल हम बाउंड्री कंडीशन सेटअप करते हैं, रिस्ट्रेंट्स वगैरह लगाते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट द फ्रेम इनटू द वायर फ्रेम, और यहाँ पर जाके हम लोग सेलेक्ट करेंगे एजेस, और ये पीछे की जितनी भी एजेस हैं हम इनको सेलेक्ट कर देंगे और इनको हम फिक्स कर देंगे ताकि पीछे से हमारा जो फ्रेम है वो फिक्स हो जाए। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट, फिक्स सपोर्ट, एंड देन ये खुद अप्लाई हो गया क्योंकि मैं पहले सेलेक्ट कर चुका था। इसके बाद आई एम गोइंग टू गो इन दी स्टैटिक स्ट्रक्चर, और यहाँ से मैं फोर्स सेलेक्ट करूँगा और इस बार मैं सरफेस सिलेक्शन पे जाऊँगा, और सरफेस सिलेक्शन के साथ आई एम गोइंग टू चूज़ दी फ्रंट ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब है, ठीक है, और इसको मैं अप्लाई करके आई अप्लाई 20 किलो न्यूटन मतलब 20,000 की फोर्स लगाऊंगा, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास होगी, किसी भी एक लाइन को हम एच पकड़ लेते हैं तो ये डायरेक्शन हमारे पास आ गई, अपवर्ड डायरेक्शन चाहिए हमें इसकी, हम इसको अप्लाई कर देंगे। दूसरी दफ़ा वापस से हम फोर्स लगाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू चूज़ दी अदर ट्यूब दैट्स अपोजिट टू इट।
तो जब अपोजिट ट्यूब है तो हमारे पास कपल मोमेंट प्रोड्यूस होगी फॉर अप्लाई, और यहाँ पर मैं 20,000, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इस बार अपोजिट होगी। तो अगर वो ऊपर था तो इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, अगर जैसे उससे ऊपर आ जाती तो आप इसे चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन, ठीक है, मुझे नीचे रखनी है। देन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अप्लाई। सोल्यूशन के अंदर हमें सोल्यूशन में चाहिए डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है सिर्फ वो बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कोना है तो यहाँ पे टॉर्जन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक्स एक्सिस में भी होगी, वाई में भी होगी और जेड में भी होगी, और उसका रिजल्टेंट हमारे पास टोटल डिफॉर्मेशन कहलाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ देखना है कि भाई जेड एक्सिस में कितनी डिफॉर्मेशन हुई है, सो वी विल गो ऑन द डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हम इसको डबल क्लिक कर करके या फिर हम यहाँ ड्रॉप डाउन से भी जेड एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं। सब ये होने के बाद हम इसको वापस से वायर फ्रेम से हटा देंगे एंड वी विल क्लिक ऑन सॉल्व। अच्छा, जब तक हम टॉर्क निकाल लेते हैं तो टॉर्क हमारे पास होगा 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.24। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.24 से हमारे पास टॉर्क आ रहा है 4800 का। अब 4800 को हम डिवाइड करेंगे इस एंगल से, ठीक है, जो एंगल हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट हो गया, एंड इफ़ यू कैन जस्ट रिमूव द वायर्स, तो हमें यहाँ नज़र आ सकता है कि हमारा जो चैसी है थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी उसके लिहाज से ये टेढ़ा हो चुका। तो अब जो मेन चीज़ है हमारे पास समझने वाली इस फ्रेम के अंदर वो ये है कि जो कुछ ज़्यादा घुमा हुआ है असली में इतना नहीं घूमेगा, ये एक्सैचुरेटेड स्केल है। हम जाएंगे ट्रू स्केल के अंदर तो ट्रू स्केल से नज़र आ रहा है कि ज़्यादा नहीं घुमा है, ठीक है। इसका मतलब ये फ्रेम हमारे पास अगर रियलिटी में इतनी फोर्स लगती है तो बस बहुत मामूली सा टेढ़ा होगा। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास यू कैन सी कि ये स्केल जो चल रहा है हमारे पास ऊपर से रेड से लेके ब्लू तक, तो रेड हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉजिटिव में, इन ब्लू हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर नोटिस करने के बाद चल रहा है कि ब्लैक और रेड और ब्लू की वैल्यू सेम है तकरीबन। इसका मतलब कि दोनों पे अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एक पे नेगेटिव में हो रही है, एक में पॉजिटिव में हो रही है। और एज वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सेंटर तो हमारे पास एक ग्रीन वैल्यू आ रही है नियरली, जो कि 0 के करीब है। तो इसका मतलब हमारे पास सही है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो पिवट पॉइंट है वो हमारे पास बीच में है और मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पर है। तो हम अगर जाएँ तो हम यहाँ रेड वाले पॉइंट पर देख सकते हैं कितनी डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 0.01215। तो अगर मैं इसको टेंजेंट के फॉर्मूले में डालूँ अपने पास tan इनवर्स और 0.01215 डिवाइड बाई 0.24 जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, तो मेरे पास एंगल आ रहा है 2.88, ठीक है। एंगल मेरे पास आ गया है 2.88। उसके बाद अगर मैं जो मेरे पास टॉर्क आया था 4800 उसको मैं डिवाइड कर दूँ 2.88 से, तो हमारे पास जो टॉर्शनल स्टिफनेस आ रही है वो आ रही है 1666, मतलब 1600 तकरीबन हमारे पास इसकी टॉर्शनल स्टिफनेस आ रही है ऑफ द होल फ्रेम। So that's how we carry out the torsional stiffness test of the chassis.